Hello and welcome back to all of you on my YouTube channel Manav Ka Shastra. Hope you all are doing great. So we are back with the top 50 questions on physical anthropology. These questions will help you in many exams like UPHESC, UGC NET, PG and UG courses. If you haven't seen the first part, please check that too. We'll be covering many questions from genetics in this series. So please subscribe my channel so that you'll not be missing our further notifications and press the bell icon for regular updates. Now let's start the video. From here we will start from question number 51. Similarity in structure because of descent from the same ancestral form is known as homology. Homology basically means the structure gained from common ancestor which have same internal structure but might have different functions. Okay, homologous structures are the product of divergent evolutions. Okay. So question number 52 is dissimilarity in structure because of descent from the different ancestral form is known as heterology. तो ऐसे स्ट्रक्चर जो कि डिफरेंट एंसेस्टर से आए हों लेकिन उनका फंक्शन सेम हो तो उसको हम कहते हैं हेट्रोलॉगी. और हेट्रोलॉगी जो है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का प्रोडक्ट होता है. ठीक है. फिर 53 है द टर्म्स जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जोहानसन. सो जो ये जो टर्म्स हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप ये जो इनको इंट्रोड्यूस किया था जोहानसन ने. ठीक है. फिर 54 है The observable or external characteristic of an organism constitute its phenotype. मतलब कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या फिर जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑब्ज़र्व इन द सीन. जैसे कि हम देख के पता कर सकते हैं या फिर हमको मतलब उनके जेनेटिक मटेरियल तक नहीं पहुंचना पड़ेगा और हम ऐसे बेसिकली नॉर्मल स्ट्रक्चर में उनको कैटेगराइज कर सकते हैं तो उसको हम कहेंगे फिनोटाइप. फिर 55 है द टोटल जीन कॉम्पोनेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप. तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है जीन कॉम्पोनेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो उसका जीनोटाइप होता है. ठीक है. फिर 56 है द मॉन्क हु डिड अ पीनियरिंग वर्क इन जेनेटिक्स वॉज नोन एज द नेम ग्रेगर मेंडल. सो ग्रेगर मेंडल जो थे उन्होंने क्या किया था उनके जो गार्डन में प्री प्लांट्स थे उनको क्रॉस कराया था और उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो F1 जनरेशन होती है यानी कि पेरेंट जनरेशन होती है उससे जो उनकी प्रोजेनी बनती है और आगे जो और जनरेशन आती है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है. तो ये जो चीज़ थी ये पीनियरिंग वर्क कहलाता है जेनेटिक्स का. इसी के बेसिस पे जेनेटिक्स का बेस बना था तो इसका क्रेडिट किसको जाता है ग्रेगर मेंडल को. ठीक है. फिर 57 है ग्रेगर मेंडल वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क. सो ग्रेगर मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रियन मॉन्क थे. फिर 58 है द पर्सन टू एक्सप्लेन हाउ द ट्रेड्स आर इनहेरिटेड वॉज ग्रेगर मेंडल. सो ग्रेगर मेंडल ने ही सबसे पहले बताया था कि कैसे ट्रेड्स जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं मतलब कि गेन होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में. ठीक है. फिर 59 है मेंडल कैरिड हिज एक्सपेरिमेंट बाय क्रॉसिंग वेराइटीज़ ऑफ पीज. सो मेंडल ने क्या किया था अपनी गार्डन पीज को क्रॉस करवाया था और फिर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ऑब्जर्व किए थे. फिर 60 है मेंडेलियन प्रिंसिपल आर नॉट एप्लीकेबल इन पॉलीजीन्स. सो जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स हैं मतलब कि जो मेंडल ने 3 लॉज दिए हैं तो वो बाकी सब चीज़ों में तो एप्लीकेबल होते हैं एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन. तो उसमें जो एक्सेप्शन है वो पॉलीजीन्स है. फिर 61 है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. देखो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या प्रोसेस होती है कि हम कोई भी दो पेरेंट जीन लेते हैं और उसमें से जो प्रोजेनी बनाते हैं वो उनसे सुपीरियर बनाते हैं. तो हम लोग उसमें से कोई सेलेक्टिव उसका जीन लेते हैं कोई सेलेक्टिव कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं और उसको क्रॉस करवा के हम उसका हाइब्रिड यानी कि सुपीरियर प्रोजेनी बनाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 62 है इट इज़ द इंडिविजुअल दैट इज़ हेट्रोजाइगस फॉर द एलील्स ऑफ 2 जीन्स कंट्रोलिंग 2 कैरेक्टर्स दैट इज़ डाईहाइब्रिड. सो इसमें क्या लिखा है कि इंडिविजुअल दैट इज़ हेट्रोजाइगस फॉर एलील्स मतलब कि कोई इंडिविजुअल है जिसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के एलील्स हैं जो कि 2 अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और वो सेम ये पूरा पेयर बना के जाते हैं एक क्रॉस में. तो इसका एग्जांपल क्या हुआ जैसे कि एक पेयर ऑफ एलील है जैसे कि उसमें 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं
एक जो कैरेक्टर है वो शेप या साइज़ को बता रहा है और एक जो कैरेक्टर है वो कलर को बता रहा है उस चीज़ की, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाईहाइब्रिड। ठीक है। फिर 63 है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वॉज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका वो किसका रिजल्ट है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का। और ये किया किसने था और प्रिंसिपल किसने दिया था, ये दिया था ग्रेगर जे मेंडल ने। ठीक है। सो 64th है, it is the individual that is heterozygous for the alleles of a gene controlling one character, so that is monohybrid। मतलब कोई इंडिविजुअल है हेट्रोजाइगस फॉर एलील्स जिसके पास सिर्फ एक ही पेयर ऑफ कैरेक्टर है, जैसे कि वो या तो उसकी हाइट बता सकता है या उसका कलर बता सकता है या उसका शेप बता सकता है, लेकिन वो कोई एक ही कैरेक्टर को शो करेगा, तो वो होगा मोनोहाइब्रिड। ठीक है। फिर 65th है, मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्या होता है कि जो F1 जेनरेशन है, अगर वो हम एक डोमिनेंट पेरेंट को लेते हैं और एक रिसेसिव पेरेंट को लेते हैं, फिर जो F2 जेनरेशन बनेगी उसमें जो सारे प्रोजेनी होंगे वो उसके हेट्रोजाइगस बनेंगे और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा। ठीक है। और ये जो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स है ये मेंडल ने जब दी थी तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दी थी। ठीक है। फिर 66 है, मेंडल्स डाईहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो वॉज 9:3:3:1। सो मेंडल का जो डाईहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो था, मतलब जब उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसका जो फिनोटिपिक रेशियो आया था, और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या फिर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे तो उनका जो रेशियो था वो था 9:3:3:1। ठीक है। फिर 67 है, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग इज़ 1:2:1। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जो जीनोटिपिक रेशियो होता है ऑफस्प्रिंग का वो 1:2:1 होता है। सो 1 क्या होता है, डोमिनेट पेरेंट, फिर 2 क्या होता है, हेट्रोजाइगस डोमिनेट कैरेक्टर, और जो बाकी बचा 1 होता है वो रिसेसिव पेरेंट का कैरेक्टर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 71, when neither of the two alleles of a gene is completely dominant, an exception of Mendel's law of dominance is incomplete dominance। सो क्या होता है कि जब भी जैसे कि F1 जनरेशन की जो 2 कैरेक्टर्स है उनमें से कोई भी कैरेक्टर F2 जनरेशन में डोमिनेट नहीं करता है, मतलब कि जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में ऐसा बताया था कि जो F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर है वो F2 जनरेशन में फुली डोमिनेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इस केस को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, व्हेन द 2 एलील्स ऑफ अ जीन are equally dominant and express themselves in the presence of other when they are together, the phenomena is called codominance। So it is another exception of law of dominance। तो इसमें क्या होता है, जो दोनों ही कैरेक्टर्स होते हैं F1 जनरेशन के वो साथ में एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को F2 जनरेशन में। ठीक है। कोई भी एक इसमें से फुली एक्सप्रेस नहीं करता है या फिर कोई एक रिसेसिव नहीं होता है, दोनों इक्वली एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। BA 74th, when the F1 generation produce the intermediate form of both the parents, then the phenomena is called codominance। सो कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस होती है पेरेंट से, वो जो होती है वो उनका इंटरमीडिएट फॉर्म होती है। जैसे कि मान लो पेरेंट का कलर, जैसे कि हम फ्लावर का ट्रेट ले लेते हैं, तो जो फ्लावर कलर है वो रेड है एक पेरेंट का और एक का वाइट है, और उनका जो F1 जनरेशन बनेगा उसमें जो सारे फ्लावर्स होंगे वो पिंक कलर के होंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द वेरियस और स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एलील्स। सो या तो बहुत ज़्यादा डिफ़र करे या फिर बहुत कम डिफ़र करे, लेकिन जो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स होते हैं उनको हम कहते हैं एलील्स। फिर नेक्स्ट है 75, द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ फैक्टर्स इन मेंडेलियन क्रॉसेस आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। सो जो मेंडेलियन क्रॉसेस था, मतलब कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसमें जो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स एक साथ थे तो उनको क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील्स। फिर 76 है,
When a gene exists in more than two allelic forms, the phenomena is called multiple allelism. तो ये सेम ही है कि जब जीन जो होता है वो दो से ज़्यादा एलिलिक फॉर्म में होता है तो उसको उस फिनोमिना को हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म. फिर 77 है, द फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर और ट्रेट विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन द हाइब्रिड इज़ कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर. सो जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है तो उसमें जो कैरेक्टर शो होता है वो जो उस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर. ठीक है, और ये मेंडल ने बताया था. फिर 79 है, द फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर विच इज़ सप्रेस्ड और हिडन इन द हाइब्रिड इज़ कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर. सो जो पेरेंट्स होते हैं उसमें दो कैरेक्टर्स होते हैं, तो एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और एक रिसेसिव कैरेक्टर होता है. तो जो कैरेक्टर अपने आप को शो कर देता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और जो अपने आप को फुली शो नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो उसको हम कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर. फिर 80th है, द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडलिज्म आर डोमिनेंस, रिसेसिवनेस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो डोमिनेंस, रिसेसिवनेस ये आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस में. फिर सेग्रीगेशन आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में. ठीक है. फिर 81 है, द प्रोसेस वेयर डिप्लॉयड सेल्स undergo cell division and differentiation to form mature haploid gametes, then it is known as gametogenesis. तो जब भी डिप्लॉयड सेल्स जो होते हैं वो सेल डिवीजन करते हैं और उसके बाद वो मैच्योर हैप्लॉयड गैमीट्स में फॉर्म हो जाते हैं, तो उसको हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं. सो गैमीटोजेनेसिस जो होता है वो मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है. उसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग का सेल होता है वो जैसे कि जिसको हम oogonia या फिर स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, तो वो क्या होता है 2n होता है, और जब स्पर्म्स बन जाते हैं या जो ओवम होता है तो वो n बन जाता है, मतलब कि हैप्लॉइड बन जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस. फिर 82 है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ गैमीटोजेनेसिस. सो जब भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है उसको हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होता है. तो अगर वो n होंगे तभी उनका फ्यूजन होकर 2n होगा, वरना अगर वो 2n हुए ऑलरेडी तो उनका फ्यूजन होकर 4n या कुछ बहुत बेकार सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसकी वजह से ह्यूमन का फॉर्मेशन तो नहीं हो पाएगा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से. फिर 83 है, द गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस इन फीमेल अकर्स इन ओवरी. सो जो फीमेल्स में गैमीटोजेनेसिस होती है जिसको हम oogenesis कहते हैं वो होती है ओवरी में. फिर 84 है, द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड ओवम. सो ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट सेल होती है उसको हम ओवम कहते हैं. ठीक है, तो ओवम से फीमेल्स में होती है, तो मतलब फीमेल्स की जो लार्जेस्ट सेल हुई वो ओवम में होगी. ठीक है. फिर 85 है, द शेप ऑफ द ओवम इज़ स्फेरिकल. जो ओवम का शेप होता है वो स्फेरिकल होता है. फिर नेक्स्ट, सो 86 है, व्हेन द स्पर्मेटोजोआ डेवलप्स इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ ऑल्सो नोन एज स्पर्म सेल्स. सो जो स्पर्मेटोजोआ होता है वो बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बन जाता है. जैसे कि फुली डेवलप टेल आ जाती है, उसमें एक्रोसोम फॉर्म हो जाता है, सब कुछ जब वेल ऑर्गेनाइज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं स्पर्म सेल. बेसिकली स्पर्मेटोजोआ का ही दूसरा नाम होता है स्पर्म सेल्स. फिर 87 है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जो गैमीट्स होते हैं मे बी मतलब हेट्रोजाइगस हो या होमोजाइगस हो, वो किसी भी क्रॉस में जाने से पहले अपने गैमीट्स का सेग्रीगेशन करते हैं. यानी कि जैसे कि कोई फॉर्म है टी के फॉर्म में या फिर कैपिटल टी के फॉर्म में, तो वो क्या करेगा, दोनों ही उसके जो ट्रेड्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे पहले और उसके बाद जाएंगे वो किसी भी क्रॉस में. तो ये जो लॉ है ये गैमीट्स की प्योरिटी दिखाता है F1 जनरेशन में. ठीक है. फिर 88 है, फर्टिलाइजेशन इज़ यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम. सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब भी स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, जाइगोट. ठीक है.
फिर 89 है, द शेप ऑफ मेच्योर्ड ह्यूमन स्पर्म इज़ एन एनलार्ज हेड विद अ लॉन्ग टेल। सो जो मेच्योर्ड ह्यूमन स्पर्म होता है उसमें क्या होता है, एनलार्ज हेड होता है जिसमें एक्रोसोम और न्यूक्लियस होता है, और उसकी एक टेल होती है जो कि उसकी बॉडी लेंथ की ट्रिपल साइज़ की होती है, ठीक है। फिर है 90, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ इज़ कंप्लीट बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। सो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कब कंप्लीट होता है, जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का। पहले ओवम की सरफेस पे स्पर्म आएगा, पेनिट्रेट करेगा, और वो जब न्यूक्लियस तक जाता है ओवम के, और वहाँ पे जाके बोथ न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं, तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होती है फर्टिलाइजेशन की। फिर 91 है, द फर्टिलाइज्ड एग इज़ कॉल्ड ज़ाइगोट। सो जो एग फर्टिलाइज हो जाता है और जो फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं ज़ाइगोट, और फ्यूजन के बाद ये फर्स्ट 2n स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। Here 92nd is, which cell have primary function to divide by the meiosis process, so that is primary oocyte। तो प्राइमरी oocyte कभी बनता है oogenesis के प्रोसेस में, ठीक है। तो oogenesis में क्या होता है, जब oogonia माइटोसिस डिवीजन करके प्राइमरी oocyte तक पहुंचता है, तो उस टाइम तक की पूरी प्रोसेस बेसिकली माइटोसिस से ही होती है, ठीक है। फिर जब प्राइमरी oocyte बन जाता है तो उसके बाद उसका ग्रोथ फेज़ आता है, और फिर ग्रोथ फेज़ के बाद जब भी फर्दर डिवीजन होता है तो वो मियोसिस से होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो 2n प्राइमरी oocyte होता है वो n नंबर में डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे मियोसिस प्रोसेस। फिर 93rd है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन द ओवरी इज़ oogenesis। तो oogenesis क्या प्रोसेस होती है, जब oogonia ओवम बन जाता है, ओवम या फिर ओवा कुछ भी कह सकते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। फिर है 94, हाउ मैनी स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म बाय वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सो दैट इज़ 4। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनियम होता है वो स्पर्म सेल्स में ट्रांसफॉर्म होता है। तो जो स्पर्मेटोगोनियम होता है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक आने तक उसका जो न्यूक्लियस कंटेंट होता है वो 2n होता है, ठीक है, मतलब कि वो डिप्लॉयड होता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक उसमें माइटोसिस डिवीजन हो रही होती है। लेकिन जब भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का स्टेज आता है तो उसके बाद उसकी मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसमें क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, दो, मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, ठीक है। और फिर जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो फर्दर 2 स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का देखा जाए तो वो 4 स्पर्मेटिड्स बनाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 95th, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ऑफ टेस्टिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। सो मेल के टेस्टिस में क्या होता है, जब भी स्पर्म फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर 96th है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज स्पर्मियोजेनेसिस। सो जो पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स हमने भी पढ़ा। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, जो स्पर्मेटिड्स बने होते हैं उनमें टेल आ जाती है, उनमें एक्रोसोम डेवलप हो जाता है, और वो मोटाइल हो जाते हैं, न्यूक्लियस में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या हुई, स्पर्मेटिड से स्पर्म सेल का फॉर्मेशन, मोटाइल स्पर्म सेल्स का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 97th, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल इज स्पर्मिएशन। तो जब भी सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं तो उसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक है। फिर 98 है, द स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन द डैश ऑफ द टेस्टिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है टेस्टिस के, तो वो होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस यूजफुल लगे होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट योर रिव्यूज़। इफ़ यू वांट टू गिव सम सजेशन, विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट टू इम्प्रूव दैट।
We'll be covering more questions in next parts. Up to then, stay tuned. Thank you.